जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है कि मूवी की कहानी को 3 समय रेखाओं में बांटा गया है। ये मूवी इंटरवोवन की बजाय समय रेखा को लाइनरली रूप में समझाई गई है, जो बहुत रहस्यमयी है। समय रेखा एक बात है सन 1380 ईस्वी की। मूवी शुरू होती है जहां एलियंस काफी लंबे समय से वो अपने अपराधियों को इंसानी शरीर के अंदर बंद कर रहे हैं, पर इंसान इससे अनजान थे। इस समय रेखा में मॉन्क वॉरियर्स एक एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो उस एलियन को नहीं मार पाते हैं। अचानक एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक जीप निकलती है। इस जीप से एक उड़ने वाला रोबोट निकलता है जिसका नाम थंडर है, और फिर दूसरा ह्यूमैनॉइड रोबोट निकलता है। इस ह्यूमैनॉइड रोबोट यानी गार्ड उस एलियन से लड़ता है जिसे मॉन्क वॉरियर्स मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इंसानी शरीर में घुस जाता है। पर गार्ड अपनी पावर से उस एलियन को इंसानी शरीर से निकाल लेता है, पर युद्ध में घायल होने की वजह से ये महिला मरने से पहले अपने बच्चे की देखभाल करने को बोलती है, लेकिन गार्ड ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये लोग इंसानों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। गार्ड और थंडर दोनों अपना इंसानी रूप लेते हैं और फिर द क्रिस्टल नाइफ का इस्तेमाल करके इस समय रेखा को छोड़ देते हैं, जो इनकी पावर का सोर्स है, जो इन्हें समय और जगह के माध्यम से देखने में मदद करता है ताकि इन्हें बच निकले एलियंस को पकड़ने में मदद मिल सके। अब शुरू होती है समय रेखा 2 सन 2012, जिसमें गार्ड और थंडर अपने चुने गए समय पर पहुंचते हैं, जहां नैरेटर बताते हैं कि एलियन समय और अपने इंसानी मेजबानों से बचते रहते हैं। जहां गार्ड और थंडर का ये काम था कि ये उन्हें ट्रैक करें, निकालें और फिर से उन्हें बनाए रखें। गार्ड को बिना बताए थंडर ने चुपके से उस मृत महिला के बच्चे को ले लिया था और उस बच्ची को इस समय रेखा में लाया था। थंडर के मनाने पर गार्ड उस बच्ची को रखने के लिए मान जाता है और फिर एक मिशन रिपोर्ट बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्हें ये पता चलता है कि अगला एलियन कैदी काफिला 10 साल और 8 महीनों में आने वाला है, इसलिए इन्हें अब कम से कम तब तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। अब इन्हें पृथ्वी पर 10 साल बीत जाते हैं। अब 2022 है, जहाँ बच्ची येयान अब बड़ी हो चुकी है, जहाँ गार्ड इंसानी रूप में इसका पिता बनकर रहता है। गार्ड ने येयान से थंडर और उसके और भी जीवन के अस्तित्व को उससे छुपाया था। हालांकि येयान को अपने पिता पर संदेह रहता है कि उसके पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं। थंडर गार्ड को बताता है कि अगला कैदी काफिला आने वाले 18 घंटों के अंदर एक हॉस्पिटल में पहुंचेगा और इसके लिए उन्हें 107 इंसानों की जरूरत है। येयान ये सारी बातें सुन लेती है और जब गार्ड वहां नहीं रहता है तो येयान थंडर के साथ में कुछ बातों को जानने की कोशिश करती है, जहां थंडर अपने असली रूप में येयान के सामने आता है और उसे समझाता है कि वो और गार्ड दोनों एक दूसरे ग्रह से आए हैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। थंडर बताता है कि वो उसे 646 साल पहले से वर्तमान में लाया था। अगले दिन येयान एलियन ट्रांसफर का सबूत रिकॉर्ड करने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है जिसके बारे में उसने सुना था। समय अनुसार हॉस्पिटल के पास एक अंतरिक्ष यान आता है और विदेशी कैदियों को इंसानों के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, लेकिन ये यान इस पूरे सीन को रिकॉर्ड करने के बाद बाल बाल बच जाती है। हॉस्पिटल में गार्ड के आते ही एलियन ट्रांसफॉर्मेशन बंद कर देता है, जिसे गार्ड अपने हाथ में ले लेता है। गार्ड और थंडर येयान को बचाकर घर लाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये सब जिसे उसने देखा था। थंडर उसे बताता है कि वो सदियों से अपने ग्रह के कैदियों को इंसानों के अंदर बंद कर रहे हैं और ऐसा करने से वो शरीर के अंदर तब तक फंस जाते हैं जब तक कि वो इंसान मर नहीं जाता और एलियन को भी खत्म नहीं कर देता। वो इसे ये भी बताता है कि एलियन अपने इंसानी शरीर को छोड़ सकते हैं और लगभग 5 मिनट तक के लिए वो अपने असली रूप यानी एलियन का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण एलियन के लिए और बाहर रहने के लिए ठीक नहीं है। ऐसे एलियंस को प्रिसोनर कहा जाता है और अगर वो जागते हैं तो गार्ड और थंडर का ये काम था कि किसी और इंसान को नुकसान होने से पहले उन्हें रोक दिया जाए। अगले दिन थंडर को एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया था कि हथियारों सहित भागे हुए विदेशी कैदियों का एक अंतरिक्ष यान
पृथ्वी की ओर आ रहा है और एक फंसे हुए कैदी को वापस वसूली की जरूरत है। उन्हें जिस व्यक्ति को पकड़ना था वो डिटेक्टिव मून डोसोक है, जो एलियन ट्रांसफर के दौरान हॉस्पिटल में था। एलियंस के उसके पास पहुंचने से पहले गार्ड, थंडर और यियान डिटेक्टिव डोसोक को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मून डोसोक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज से एलियन जिसका नाम रेडो है वो उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि विद्रोही एलियंस के नेता जो नियंत्रक हैं उनको उसके अंदर बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे डोसोक से मुक्त करना होगा। लेकिन गार्ड रेडो को पकड़ लेता है, जहां रेडो गार्ड से क्रिस्टल चाकू चोरी करने की कोशिश करता है और डोसोक को पकड़ने के लिए अपने जहाज में भाग जाता है। थंडर गार्ड को बताता है कि डोसोक के अंदर का प्रिसोनर इंसानों में रहने के खिलाफ विद्रोह का नेता है और उन्हें उसके शरीर से निकालकर उसे मारना होगा। पर आखिर में रेडो डोसोक को पकड़ लेता है और गार्ड के रोकने के बावजूद डोसोक के शरीर में वो क्रिस्टल चाकू को मारकर वो अपने नियंत्रक नेता को जगा देता है। इस बीच रेडो गार्ड के साथ अपनी लड़ाई में उसे बड़ी बुरी तरह से घायल कर देता है, जहां थंडर गार्ड को इमरजेंसी रिचार्ज करना पड़ता है और फिर अपने पावर के स्तर को वापस लाने की कोशिश करता है। इधर एलियन नेता जागने के बाद अपना असली रूप लेता है और अपने अंतरिक्ष यान की ओर जाता है, पर थंडर भी उसके साथ में ही अंदर चला जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद थंडर गार्ड को सूचित करता है कि नियंत्रक पृथ्वी को अपने होम प्लेनेट के वातावरण जैसा वातावरण बनाना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का वातावरण एलियन के लिए पूरी तरह से सांस लेने लायक हो जाएगा और इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए मानव शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सभी कैदियों को एक ही बार में जगाया और मुक्त किया जा सकता था, मगर नए जहरीले वातावरण के कारण पृथ्वी के सभी निवासी मर जाएंगे। गार्ड नियंत्रक को रोकने के लिए दौड़ता है और छोड़ी गई जहरीली हवा के गुब्बारों को वापस जहाज में सील कर देता है, लेकिन 2 गुब्बारे जहाज से बाहर निकल जाते हैं। गुब्बारे हवा में फट जाते हैं, जिसकी जहरीली हवा से लोगों की मौत होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद थंडर और यियान वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं, जबकि गार्ड एलियन के जहरीली हवा से भरे अंतरिक्ष यान को वापस अपने घर ले जाता है। जहां जहरीली हवा फैलती है वहां नियंत्रक 2 और एलियन से मिलता है, जहां तीनों मिलकर अपने जहाज को वापस पाने के लिए एक एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं। जहां गार्ड यियान को बताता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अतीत में तुम्हारी माँ को अपने कैदियों को बाहर निकालने के लिए मार दिया था और यही एक कारण था कि उन्हें पकड़ना पड़ा था। वो तुम्हारी माँ के शरीर में रहकर इंसानों के बीच में रहना चाहते थे। उसके बाद गार्ड थंडर को यियान को इस लड़ाई से बचाने के लिए दूर ले जाने का आदेश देता है। तीनों एलियंस गार्ड और थंडर के घर पहुँचते हैं, जहाँ ये लोग गार्ड पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन यियान अपने पिता की मदद करने के लिए थंडर से बोलती है, जहां यियान के कहने पर थंडर ठीक समय पर वापस पहुंच जाता है। हालांकि इनके लाख कोशिश के बावजूद इन्हें एहसास होता है कि ये लोग उन्हें रोक नहीं सकते, इसलिए गार्ड ने एलियन से उस जहरीली हवा से भरे अंतरिक्ष यान को दूर करने के लिए समय बदलने का फैसला करता है और अतीत के लिए एक पोर्टल खोलता है, जहां गार्ड, थंडर और यियान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उन तीनों एलियंस के साथ। उसके बाद समय रेखा 3 शुरू होती है, सन 1381, जब हम समय रेखा 3 में एक साल आगे 1381 एडी में पहुंचते हैं, जहां 4 लोगों की एक पार्टी एक पहाड़ी की चोटी पर थी। ये लोग एक पोर्टल को खुला देखते हैं, जिसमें से एक अजीब गाड़ी आसमान से गिरती है, जो माउंट समगक के दोहरे जादूगर हैं और डॉक्टर ये नजारा देखते हैं। अपने नौकर लड़के को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहां गाड़ी आसमान से गिरी थी। इधर इनकी गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तब गार्ड थंडर को उन्हें वापस लेने और एलियंस को इसी समय रेखा में छोड़ने को बोलता है, लेकिन थंडर काफी गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वो मदद नहीं कर सकता था। कलेक्टर इन्हें ढूंढ लेता है और गार्ड से लड़ाई करता है, लेकिन इससे पहले ही यियान उसे गोली मार देती है, जहां कलेक्टर के मेजबान यानी डोसोक भी काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पर जब वो गार्ड को मारकर यियान को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी गलती से यियान थंडर के साथ नदी में गिर जाती है। नियंत्रक यियान को इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि उसके पास क्रिस्टल नाइफ थी। यियान से वो क्रिस्टल नाइफ खो जाती है, जबकि थंडर खुद को जहाज के रूप में बदल लेता है और फिर क्रिस्टल नाइफ को खोजने को बोलता है ताकि ये सब ठीक कर सकें। अब वो एक नए इंसानी शरीर की तलाश
तलाश करता है, जहाँ अगर इंसान नहीं मिलता है तो नियंत्रक इसी शरीर के अंदर मर जाएगा। नियंत्रक एक नए शरीर की खोज के लिए निकलता है। इस बीच ये यान भी नदी के किनारे पहुंच जाती है। मुरुक नाम के एक छोटे लड़के को वो दिखती है, वो उसकी मदद करता है। वो यान को अपना नाम बताकर एक साथ डेरा डालते हैं, पर इससे पहले मुरुक वहाँ की सुरक्षा की जांच करता है और पानी में उतरकर क्रिस्टल नाइफ खोजता है जिसे यान ने बताया था। पर नदी के अंदर वो खुद के वर्जन से मिलता है जिसे मुरुल देखता रहता है। बाहर निकलकर दोनों एक साथ वही रात में डेरा डालते हैं, पर तभी वहाँ घायल नियंत्रक यानी डोसोक आता है, जो घायल डोसोक के शरीर से निकलकर मुरुक के शरीर में घुस जाता है। पर मुरुक को इस घटना के बारे में कुछ याद नहीं रहता है। 10 साल बीत जाते हैं, जहाँ समय अब 1391 है, जहाँ मुरुक एक जवान जादूगर के रूप में दिखता है, जिसके पास अपने 2 वफादार साथी दायां पंजा और बायां पंजा हैं, जो अब जादू दिखाकर गुजारा करते हैं। ये एक उदार शिकारी भी हैं, जिसे एक दिन क्रिस्टल नाइफ को खोजने का इनाम मिलता है। डोनगर से बात करने पर पता चलता है कि एक दिन मछुआरों के जाल में एक अजीब चाकू फंस जाती है, जिसे अमर माना जाता है, और फिर बताता है कि उस चाकू को मजिस्ट्रेट ने खरीद लिया था। मुरुक मजिस्ट्रेट को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस चाकू के पीछे एक अजीब आदमी भी पड़ा है। लड़ाई के बीच में डॉक्टर चाकू लेकर भाग जाता है, पर अजीब आदमी उस चाकू के चक्कर में मजिस्ट्रेट को घायल कर देता है और फिर खुद डॉक्टर की खोज में निकल पड़ता है। मुरुक भी उस आदमी का पीछा करता है। पीछा करते करते जब वो नदी किनारे पास पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी चमकती हुई चट्टान पानी से बाहर निकलती हुई दिखती है, पर असल में जहाज के रूप में ये थंडर है, जो पावर सोर्स क्रिस्टल नाइफ के बिना निर्जीव है। मुरुक को जहाज के पास एक अजीब छिपी हुई महिला दिखती है, जो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसी बीच माउंट समगक के दोहरे जादूगर उस दृश्य की जांच करते हैं जहाँ मजिस्ट्रेट की हत्या हुई थी और चाकू भी चोरी हुआ था। ये आगे की जांच के लिए मेलबर्न मंदिर में भिक्षु गुरु के पास जाने का फैसला करते हैं। मुरुक स्थानीय लोगों से उस पते को इकट्ठा करता है जहाँ वो अजीब आदमी रहता था और वहाँ जांच के लिए जाता है। वहाँ पर अंतरिक्ष यान, एलियन और थंडर की फोटो मिलती है। फिर इसे द नाइफ की खोज का आदेश देने वाला इनाम का नोटिस भी दिखता है। नोटिस पर द मेलबर्न टेम्पल की मुहर लगी थी। इधर मंदिर में दोहरे जादूगर गुरु को सूचित करते हैं कि डॉक्टर ने चाकू को चुरा लिया है, जहां चाकू को खोजने की मदद दोनों लोग करते हैं। मुरुक एक शादी में जाता है जहां वो ली आहन नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसके पास एक बंदूक और पुरानी घड़ी है। ये 10 साल बाद बड़ी हुई ये यान थी, जो थंडर को पुनर्जीवित करने और अपनी टाइमलाइन में वापस जाने के लिए द नाइफ की तलाश कर रही है। इससे पहले ये चाकू को चुरा पाती, तभी वहाँ द ड्यूल मैच आकर उस स्टोर हाउस के मालिक को वो चाकू लाने का आदेश देते हैं। ली उनसे लड़ने के लिए दौड़ती है और उनसे चाकू चुराने की कोशिश करती है, पर चाकू को पाने के चक्कर में दोनों जादूगर खुद को ब्लेड से काट लेते हैं, जिससे ली बच जाती है। लेकिन भिक्षु गुरु उसे मंदिर से बाहर निकलवा देते हैं, क्योंकि द नाइफ को वो खुद अपने पास रखना चाहता था। ली बेहोश हो जाती है, जिसे कैद कर लिया गया था। जब ली जागती है तो भिक्षु गुरु उससे मिलने आता है, जो बताता है कि वो असल में खुद उन एलियन में से एक है जो उसी के साथ इस समय रेखा में आया था, और बताता है कि उन्हें वापस यहाँ आने के लिए सिर्फ जहाज खोजने की जरूरत है। इसके बाद मूवी में वही अजीब आदमी और मॉन्क गुरु दिखाया जाता है, जो दोनों एलियन होने के नाते अपने नेता नियंत्रक को खोजने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ताकि अंत में वापस आने का प्रयास किया जा सके। अब आखिर ये लोग उस इंसान का पता लगाने की योजना बनाते हैं जिसने उन्हें इस समय रेखा में आने वाले दिन देखा था। भिक्षु गुरु को जहाज फिर से चालू होने की खबर मिलती है। अब द नाइफ और जहाज दोनों ही एलियंस के पास था, पर जो नहीं है वो नियंत्रक है, जिसे वापस लाने की योजना बनाते हैं। बल्कि मेज और ली ने अब उनके लिए कोई काम नहीं किया था, तो भिक्षु गुरु इन लोगों को जहरीला खाना खिलाने का आदेश देता है। ली जाहिर तौर पर मर जाती है, तो मुरुक अपने इनाम के लिए द नाइफ को चोरी करने का फैसला करता है और ली को खाने में जहर मिलाकर उसे खाने को देता है, ताकि वो द नाइफ के पीछे न पड़े और उसके रास्ते से हट जाए। ये बात जब भिक्षु गुरु को पता चलती है तो वो उसे कैद से रिहा
रिहा करने का आदेश देता है। पर खाने में जहर मुरुक ने दोहरे जादूगरों को भी दिया था, जिसका फायदा उठाकर मुरुक द नाइफ को चुरा लेता है। पर तभी वहाँ पर भिक्षु गुरु के आदमी आकर इनसे लड़ने लगते हैं। ली को एक ताबूत में बंद करके दफन कर दिया जाता है, पर ये बचकर बाहर निकल आती है। उसी तरह दोहरे जादूगर भी जहर का एंटीडोट लेकर अपनी जान बचाते हैं, पर मुरुक लड़ाई में बेहोश हो जाता है। मुरुक को नदी में फेंक दिया जाता है, जहां वो अपनी जादुई ताकत के दम पर जिंदा बच जाता है। इसी तरह द ड्यूल मैच भिक्षु गुरु के कमरों की जांच करते हैं, ताकि ये पता लगा सकें कि वो उन्हें आखिर क्यों मारना चाहता था। ये वहाँ उसके नष्ट किए गए रिकॉर्ड देखते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि उन्हें उस चौथे इंसान की तलाश है जिसने उस पोर्टल को खुलते हुए देखा था। इतना जानने के बाद दोनों जादूगर मुरुक और ली चारों मिलकर दोनों एलियन से लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान ली को क्रिस्टल नाइफ मिल जाता है, जबकि दूसरे एलियन को उसके इंसानी शरीर से बाहर रखकर उसे मार दिया जाता है। ली अपने पीछा करने वाले एलियन से बचने की कोशिश करती है, जबकि मूवी के अंत में मुरुक को पता चलता है कि मुरुक ही अब नियंत्रक है, जो उसके शरीर में 10 साल पहले घुस गया था, जिसे मुरुक भूल चुका था।